हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 21 कॉर्नर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 क्या था दोस्तों? पार्ट 3 था फंडामेंटल राइट्स, जो हमने पिछली वीडियो में कवर करा। ठीक है, तो आज ये है पार्ट 4 डीपीएसपी, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। और दोस्तों, इसके बाहर जो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाहर कुछ आता भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन की मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाई हैं, ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे ये चैनल कवर करता है यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एफकैट, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 36 से लेके 51। ठीक है, इससे पहले के आर्टिकल हमने पुरानी वीडियो में कवर कर लिए हैं। देखो, मैं आपको आर्टिकल इसमें सारे बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं बहुत बार, वो आपको मैं स्पेशली बता दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, एक तरीका होता है, एक चीज़ होती है इसमें, डीपीएसपी। सप्रू कमेटी बनी थी 1945 में। ठीक है, सप्रू कमेटी 1945 में बनी और उसने बोला कि 2 कैटेगरीज के इंडिविजुअल राइट होने चाहिए। कौन कौन सी कैटेगरीज? जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड नॉन जस्टिसिएबल मतलब डीपीएसपी। देखो, ये दोनों बहुत ही सिमिलर होते हैं, लेकिन मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगा, जो मैंने आपको 2 वीडियो में कवर करा है। आज तो मैं डिफरेंस नहीं बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, जस्टिसिएबल के अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जस्टिसिएबल का? देखो, फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखो, जैसे हमारा अधिकार है राइट टू स्पीच का। ठीक है, राइट टू स्पीच विद सर्टेन कंडीशंस है। अगर हम उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपनी स्पीच कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लाइक प्रेस, ठीक है, मीडिया, तो हम और हमारे किसी आर्टिकल का हनन हो रहा है, मतलब हमारे किसी अधिकार का, उस अधिकार का हनन कर रही है गवर्नमेंट, तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? जस्टिसिएबल। मतलब जस्टिस के पास जा रहे हैं सिंपल टर्म्स में, तो जस्टिसिएबल। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम केस कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें कंप्लीटली स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अगर वो फॉलो करवा रही है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा तो उसकी मजबूरी होगी। तो इसे कहते हैं नॉन जस्टिसिएबल, मतलब जस्टिस नहीं मिलेगा इसके राइट्स को लेकर। ठीक है, उसके बाद में होता है, इसमें होता है, ये डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, स्टार्टिंग करी थी, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी चीज़ें किस कंट्री से ली गई हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो आयरलैंड से लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम देखते हैं इसके आर्टिकल्स। देखो दोस्तों, पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36 इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है? इसमें दी गई हैं डेफिनेशंस ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब कि राज्य की विधायिका, न्यायपालिका, ये सब। ठीक है, तो इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं, काम की नहीं है ज़्यादा। 37 में है इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। आर्टिकल 37 बता रहा है इसके बारे में कि ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। ठीक है, आर्टिकल 37 पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये आप याद कर लेना। आर्टिकल 37 नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। उसके बाद में अब देखो, ये जो डीपीएसपी है ना, इसको 3 तरीके से डिवाइड करा गया है, इसके कंटेंट के हिसाब से, कंटेंट और डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरा गांधीयन, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल। इसकी डेफिनेशन अब मैं बताता हूँ आपको। ये 3 तरीके आप याद कर लेना। डीपीएसपी 3 तरीकों में डिवाइडेड है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब देखो सोशलिस्ट क्या होते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दिलाया जाता है बंदों को। ठीक है, मतलब सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये हो गए सोशलिस्टिक। गांधीयन, जो गांधी की आइडियोलॉजी पे, मतलब जैसे गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी? जैसे प्रोटेस्ट करना, ठीक है, शांत तरीके से, तो ये सब थी गांधी की आइडियोलॉजी, तो ये है गांधीयन आइडियोलॉजी। और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये क्या है? दीज प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, मतलब फ्रीडम्स, कुछ फ्रीडम्स या कुछ आज़ादी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में अब देखते हैं अगले आर्टिकल 36 और 37 तो मैंने आपको बता दिए।
अब देखो आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 बोलता है स्टेट को कि स्टेट पीपल का वेलफेयर सुनिश्चित करेगी, मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करेगी। मतलब वेलफेयर मतलब क्या, मतलब डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, क्लासेस, एजुकेशन, ये सब। तो वेलफेयर का मतलब यही होता है। तो 38 बोलता है कि स्टेट को सिक्योर करना है वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, ये हो गया। 39 बोलता है सर्टेन प्रिंसिपल, 39 में क्या गया है, स्टेट के लिए दिए गया है, ये स्टेट के लिए सर्टेन प्रिंसिपल हैं जो फॉलो करने हैं एक स्टेट को, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, स्टेट के लिए है। सर्टेन प्रिंसिपल जो फॉलो करने हैं किसको, स्टेट को। अब आता है आर्टिकल 39A, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। 39A, इसमें क्या होता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देखो दोस्तों, कुछ लोग गरीब होते हैं, मान लो उनके खिलाफ कुछ दिक्कत हुई, ठीक है, कोई केस करना है उन्हें या फिर कुछ करना है, वो गरीब है, अब वो केस तो कर नहीं पा रहे या फिर वो अपना वकील हायर नहीं कर पा रहे, कोई अच्छा वकील, तो क्या होगा, वो अपील करेंगे और गवर्नमेंट उनको वकील करवा के देगी, गवर्नमेंट वकील मतलब गवर्नमेंट एडवोकेट, ठीक है। तो यही होता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड में, ठीक है ना, ये होता है आर्टिकल 39A। और आर्टिकल 40 में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, ठीक है, ये वाला आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। इसमें बस ये है 40 में। 41 देखते हैं, 41 में क्या बोलता है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है, मतलब वर्क का, एजुकेशन का, ये सब अधिकार है वो देने हैं, स्टेट को प्रोवाइड कराने हैं अपने सिटीजन्स को, ठीक है। आर्टिकल 42 में क्या आता है, मैटरनिटी रिलीफ। दोस्तों मैटरनिटी रिलीफ क्या होता है, इसके अंदर जैसे मान लो कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, तो आपको पता है कि उसको कुछ वीक्स की जो हॉलीडेज होती हैं सैंक्शन होती है, ठीक है, तो ये मैटरनिटी रिलीफ के अंदर ही आता है कि कितने वीक्स की छुट्टियाँ, कितने वीक्स की हॉलीडेज सैंक्शन होंगी उसे, ठीक है, तो ये आता है मैटरनिटी रिलीफ। उसके बाद में है 43 लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, और 43A में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है। 43A, इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। देखो दोस्तों, जैसे इंडस्ट्री है कोई चल रही है, ठीक है, तो उसमें सारे अधिकार, मतलब सारे जो भी डिसीजंस लेने हैं वो लेने तो बॉस का ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का, ताकि अच्छी डेवलपमेंट हो सके उस इंडस्ट्री की, क्योंकि आपको पता है ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है इस बारे में, ठीक है। तो 43A में है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये दोस्तों बहुत पूछा जा रहा है आजकल, तो ये याद कर लेना अच्छे से। और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोवा पहली स्टेट बन चुकी है इस आर्टिकल को लागू करने वाली, ठीक है, अपनी इंडिया में गोवा ये पहली स्टेट है इस आर्टिकल को लागू करने वाली, ठीक है। ऐसा क्यों है, अब मैं बताता हूँ आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता है हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, है ना, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, जैसे कल्चर है, जैसे मैरिज अलग तरीके से होती है हर किसी की, डाइवोर्सेस, ठीक है, हर चीज़ अलग तरीके से होती है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी राज्य में लागू हो जाए तो क्या होता है, सारी चीज़ें एक ही तरीके से होंगी, मतलब सिर्फ एक ही कल्चर फॉलो होगा, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या कैसा भी हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ यही है, ठीक है। गोवा ने सबसे पहले इसे लागू करा है। ऐसा क्यों हुआ कि गोवा इसे लागू कर पाया सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों गोवा में आपको पता है एक कंट्री का उसके ऊपर बहुत कब तक 1961 तक उसके ऊपर अधिकार था फ्रेंच का, ठीक है, तो उसमें फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनका कल्चर जो है वो आराम से फॉलो कर पाते हैं जो भी है, ठीक है, तो पूरे स्टेट का एक ही कल्चर चलता है गोवा में, तो इसलिए वहाँ पे बहुत इजी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आता है, आर्टिकल 44 में, और ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं निशान लगा देता हूँ, आप याद कर लेना। आर्टिकल 44, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 42 एंड इसमें है आर्टिकल 39A एंड 40, ठीक है। तो आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड, 40 विलेज पंचायत, 42 मैटरनिटी रिलीफ, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड 44
यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो दोस्तों, सिर्फ मैं 10-10 मिनट की 2 वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको बहुत इजी तरीके से समझ आ जाए डीपीएसपी। और इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इससे बाहर आने वाला है नहीं डीपीएसपी में, ठीक है, इस टॉपिक से। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू।